गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग लेसन प्लान पढ़ रहे हैं और लेसन प्लान में आज हम लोग लेसन प्लान का प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर हमें खुद को लेसन प्लान तैयार करना हो, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा लाभ क्या होता है, उनके गुण क्या है, तत्व क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लेसन प्लान में देखा। आज उस लेसन प्लान को बनाने की जरूरत है। लेसन प्लान में एक क्वेश्चन आता है कि लेसन प्लान की जो भूमिका होती है, लेवल्स होते कितने लेवल्स होते हैं उसमें, यानी कि फॉर्मेट जो बना जाता है मॉडल ऑफ लेसन प्लान का, उसके कितने लेयर्स होते हैं। तो 8 लेयर्स होते हैं, वो हम लोग अभी समझेंगे। क्वेश्चन एक बार आया हुआ था एग्जाम में। देखिए, मॉडल ऑफ लेसन प्लान, इसको कैसे तैयार करेंगे वो मॉडल आपके सामने है। पहले आपको इस तरह से बनाना है, जिसमें आपको पाठ क्रमांक लिखना है। तो पाठ क्रमांक पहला है, दूसरा है, चौथा है, 10वां है, 8वां है, जो भी है, मान लीजिए 8वां हो। जैसे आज मेरे ख्याल से 8वां है, हम लोगों का योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पाठ क्रमांक मतलब आज कौन सी क्लास है उस टॉपिक से रिलेटेड। दिनांक में जैसे तारीख डाल देंगे, तारीख पूरा कंप्लीट लिखेंगे। फिर उसके बाद टीचर का नाम होगा। जैसे अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरा नाम हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। विद्यालय का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, जहां भी आप क्लास ले रहे हैं तो गुरु परंपरा योग संस्थान हो गया। फिर कक्षा का समय दिया गया है, कक्षा में समय की अवधि कितनी देर की होगी उसको भी प्रॉपर मेंशन करना है कि 3 बजे से 4 बजे क्लास है, 3 बजे से 3:45 तक क्लास है। वो देखिए सीक्वेंस ध्यान दीजिए। अध्यापक का नाम, कॉलेज का नाम, कितने बजे की क्लास होगी, कितनी देर की होगी। फिर जब क्लास में पहुंचे तो वहां पर बात ये होगी, मतलब अभी ये फॉर्मेट तैयार कर रहे हो कि कल हम लोगों ने कौन सा अभ्यास कराया था। कि प्री प्रैक्टिस जो अगर कुछ कराना है, कल वाले अभ्यास को अगर हमें रिपीट कराना तो हमें ये बताना पड़ेगा कल हम लोगों ने पूर्व में ये अभ्यास किया था। या अगर पहली क्लास है तो वो वाला ब्रैकेट खाली रहेगा कि आज तो पहली क्लास है, कल हम लोगों ने कुछ नहीं कराया, इसका मतलब पूर्व में प्रस्तुत कोई अभ्यास नहीं है। इसको अभी इंग्लिश में भी देखेंगे, चिंता मत कीजिएगा, इंग्लिश में भी इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। फिर आज हम अभ्यास कराने जा रहे हैं, तो आज हमारे अभ्यास में क्या है। जैसे ध्यान की क्रियाविधि या ध्यान के प्रकार की चर्चा हो रही है, या कोई आसन के अभ्यास हैं जो आज कराना है उसकी चर्चा हो रही है। पाठ का लक्ष्य हमारा क्या है, पाठ का उद्देश्य क्या है। एम और ऑब्जेक्टिव्स ये दोनों भी ध्यान रखना पड़ेगा। पाठ का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हो गया फाइनल डेस्टिनेशन। क्यों लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं वो उद्देश्य हो गया। वो आप अपने हिसाब से पर्सन टू पर्सन, कॉलेज के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो चीजें बदल सकती हैं। फिर 8वां जो लेयर्स है उसमें है सहायक सामग्री, हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी क्लास में। आप जब कहीं क्लास लेने जाते हैं कहते हैं ना कि किन चीजों की जरूरत होगी, ये बताया जाता है। वो हो गया आपका सहायक सामग्री। इस तरह से कितने लेयर्स हो गए, स्तर हो गए, 8 स्तर हैं किसके, लेसन प्लान के। कैसे लेसन प्लान के 8 स्तर हैं, तो अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा का समय, पहले अगर कोई अभ्यास कराया है तो कौन सा अभ्यास कराया है, आज कौन सा अभ्यास कराने जा रहे हैं, पाठ का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और लास्ट में सहायक सामग्री क्या होगी। ये सिंपल फॉर्मेट है। इसके अलावे आप फॉर्मेट में और चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे कि लेसन प्लान विस्तृत बनाना हो तो ये तो शुरुआत वाला हुआ ना आपका, इंडेक्स वाला की शुरुआत में ये दिया हुआ है। अब इसके विस्तृत में आप एक एक चीज को फिर लिखते हैं, फिर उसमें लास्ट में आके पेज में इतना भी स्पेस देते हैं कि आप उसमें मार्किंग कर पाए कि क्लास जो हुई तो वो कैसी हुई, क्या कमियां हुई, क्या नहीं हुई। वो फुल फाइनल वाला हो जाएगा। इसी को देखिए एक इंग्लिश में फॉर्मेट में तैयार किया हुआ है। जैसे कि लेसन नंबर कितने हो गए, तो मान लीजिए 8वीं क्लास है तो लेसन नंबर आपके 8 हो गए। जैसे आज टाइम वो कौन सा है, डेट क्या है, तो 14/11/2025 हो गया। ये आपकी तारीख हो गई। फिर नेम ऑफ द टीचर, मैंने अपना नाम लिख दिया। नेम ऑफ स्कूल या संस्थान या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, गुरु परंपरा योग संस्थान हमने लिख दिया। टाइम, अभी का टाइम है 3 PM to 4 PM, हमने लिख दिया अभी का टाइम।
प्रीवियस प्रैक्टिस, मान लीजिए अभी हमें कराना था कोई अभ्यास जो कल हमने करवाया पहले उसका आएगा। प्रीवियस प्रैक्टिस में क्या हुआ, गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ईटीसी, इसमें कुछ भी हो सकता है, जो हमने कल कराया हुआ है उसकी चर्चा होगी चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे आज जो हमें प्रैक्टिस कराना है उसकी चर्चा होगी। आज प्रैक्टिस टू बी इंट्रोड्यूस्ड, जैसे आज मान लीजिए मत्स्येंद्रासन कराना है तो उससे पहले का, हालांकि पहले का और आज में कनेक्टिविटी होती है, इसीलिए प्रीवियस प्रैक्टिस और आज के प्रैक्टिस को लिखा जाता है। तो मैंने उस हिसाब से जैसे मान लीजिए लिखा गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, शरीर तैयार हुआ तो आज पूर्ण मत्स्येंद्रासन या मत्स्येंद्रासन कहें वो करा सकते हैं। यहाँ तक हो गया, 5 आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए। छठे स्टेप्स में है आपका लक्ष्य क्या है, यानी एम ऑफ द लेसन क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं तो एम हो सकता है किसी का, सबका अलग अलग हो सकता है, कीपिंग द स्पाइन हेल्दी, स्पाइन को हेल्दी रखना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए क्या करना हो, तो इस क्लास की क्यों इंपॉर्टेंस है स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए, तो हम उसमें दे सकते हैं कि लर्निंग द राइट ट्विस्टिंग पोस्चर टेक्निक। हम टीचर से ये सीखना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस क्लास में तो करने का या कराने का। यहाँ लर्निंग लिखा है, टीचिंग लिखेंगे, टीचिंग द राइट ट्विस्टिंग पोस्चर टेक्निक, चूंकि हम टीचर तैयार कर रहे हैं तो लर्निंग की जगह लर्निंग उनके सेंस में हो जाएगा, स्टूडेंट के सेंस में। तो टीचिंग द राइट ट्विस्टिंग पोस्चर ऑफ टेक्निक हो गया, ये 7वां हो गया। और 8वां वाला क्या होगा, 8वां क्या है, सहायक सामग्री। कौन से आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत है उसकी बात यहाँ पर होगी 8वें नंबर पर। जैसे योगा मैट्स चाहिए, कोई चार्ट हमें दिखाना है वो चाहिए, कोई पोस्टर दिखाना है उसकी जरूरत है, पोस्टर टांगने के लिए जरूरत चाहिए, अगर हमें बोर्ड की जरूरत है, व्हाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, ये तमाम चीजें। तो ये आपके हो गए ऊपर से लेकर के 8 लेयर्स, ये सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। कई बार 5वां पूछ दिया जाता है, छठा पूछ दिया जाता है। तो अभी थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए, 4-5 लोगों से पूछ लेते हैं ऊपर से नीचे तक के कौन कौन से लेयर्स होने चाहिए। 8 के 8 हैं। फिर हम लोग 1-2 लेसन प्लान को देखते हैं करके उसको। वंदना जी बताइए, अभिषेक वंदना जी ने किया होगा। जी जी सर, हरिओम सर। सर पहला स्तर है अध्यापक का नाम, दूसरा है विद्यालय का नाम, तीसरा कक्षा की अवधि, चौथा है पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, पांचवा आज का अभ्यास जो हम कराने वाले हैं, छठा पाठ का लक्ष्य हमारा क्या है, सातवां पाठ का उद्देश्य क्या है, और आठवां सहायक सामग्री हो जाएगी, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। कोई इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरिता जी बताइए। अध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, और उसके बाद समय, कक्षा का समय, पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, आज की अभ्यास, पाठ का लक्ष्य, पाठ का उद्देश्य और सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, बहुत बढ़िया। पूजा जी। जी, हरिओम सर जी। अध्यापक का नाम पहला, दूसरा विद्यालय का नाम, फिर कक्षा का समय, चौथा है पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, फिर आज का अभ्यास, फिर पाठ का लक्ष्य, फिर पाठ का उद्देश्य, और अंतिम है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, बहुत सुंदर। नेहा जी। हरिओम सर। हरिओम, तबीयत ठीक है? हाँ जी सर, थोड़ा ठीक है। सबसे पहले अध्यापक का नाम आ जाएगा, फिर विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर कक्षा का समय क्या है वो आएगा, फिर पूर्व का अभ्यास, फिर आज का प्रस्तुत अभ्यास, फिर पाठ का लक्ष्य, फिर पाठ का उद्देश्य आएगा, उसके बाद आवश्यक सामग्री सबसे लास्ट में। अब देखिए, एक हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया वक्रासन मान लीजिए करना है, तो पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, अब इसका सीक्वेंस हो गया, अध्यापक का नाम हो गया, विद्यालय का नाम हो गया, टाइमिंग होगी, कितने बजे की क्लास होगी, पहले जो अभ्यास कराया जैसे मान लीजिए पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, पवन मुक्त आसन किया, ये सब हमने अभ्यास किया। आज का अभ्यास वक्रासन हो गया, तो मेरुदंड में लचीलापन लाना, धीरे धीरे डायबिटीज को कंट्रोल में लाना,
उद्देश्य हो गया मेरुदंड की परेशानियों से बचना। ये आपके हिसाब से लक्ष्य और उद्देश्य आपके हिसाब से चेंज हो सकता है। सहायक सामग्री में हो गया कोलाहल से रहित एक हॉल होना चाहिए, योगा मैट्स, व्हाइट बोर्ड और स्केच पेन होना चाहिए अगर कुछ उस दौरान समझाना है तो। अब देखिए जैसे कि इसको हम लोग करके देखते हैं कि पाठ की शुरुआत कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग बैठने की व्यवस्था कर दिया। मान लीजिए ज्यादा लोग हैं पंक्तिबद्ध में बिठा दिया, कम लोग हैं संख्या कम है तो हम लोगों ने हाफ सर्किल में बिठा दिया। पाठ का आरंभ कैसे करेंगे, तो ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में उनको बोलेंगे बैठेंगे, फिर प्रार्थना गाएंगे या प्रार्थना वाला मनोभाव, दोनों में से कोई भी हम करवा सकते हैं। फिर यहीं से जब वो हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी शुरू हो जाए। अब जो भी एक्टिविटी कराना है उसका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाए। एक्टिविटी में का मतलब ये नहीं है कि तुरंत अभ्यास शुरू करा देना, मतलब शारीरिक एक्टिविटी नहीं। एक्टिविटी में यहाँ मौखिक एक्टिविटी भी शामिल है कि अब हम क्या कराने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी यानी जो कराने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन पहले देंगे, हम वर्बल इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे कि आज हम लोग वक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। फिर ये बताने का वर्बल इंट्रोडक्शन के बाद ये सब उसी का पार्ट है, दूसरे का पार्ट है जो हम कराने जा रहे हैं। वो तो आपने एक बना लिया, उसके बाद कराएंगे कैसे कक्षा में ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी को हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आपने वर्बल इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन ये प्रदर्शन करेंगे आप। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन इसलिए लिखा है, सबसे सटीक सबसे बेहतर प्रदर्शन शिक्षक द्वारा प्रदर्शन कैसे करना है, और शिक्षक प्रदर्शन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको बताएंगे भी। प्रदर्शन के दौरान उसको अच्छे से बताना भी होता है, ये नहीं कि हमने कर दिया वो नहीं, उसको बताना भी होता है, अच्छे से समझा दिया। फिर उसमें कई और चीजें आती हैं, एक सेकंड अभी बता देता हूँ, बाद में फिर आप कहेंगे कि उस समय नहीं बताया, एक सेकंड। हाँ, अब जैसे उसमें हम लोगों ने वर्बल इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद उसके टेक्निक्स को बताया जाएगा, टेक्निक्स को करके बताया जाएगा, मौखिक भी बताया जाएगा, करने के दौरान भी बताया जाएगा। तो वो हो गया आपका शिक्षक द्वारा प्रदर्शन हो गया। और उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो यही बताया जाएगा, किसको करना है किसको नहीं करना है पहले ही बताया जाएगा। किसको करना है किसको नहीं करना है पहले बताया जाएगा। इंडिविजुअल प्रैक्टिस फिर कराया जाएगा, फिर ग्रुप प्रैक्टिस कराया जाएगा, और ग्रुप प्रैक्टिस में ही कहा गया है कि फिर उसके बाद ग्रुप प्रैक्टिस में भी अगर इसको शॉर्ट में देखें तो शवासन वहीं करा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इसी को थोड़ा और डिटेल में देखें तो उसको आप कह सकते हैं वर्बल इंट्रोडक्शन, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा आपका। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसके जो किसको करना है किसको नहीं करना है वो पोर्शन होगा, ये इसको करना है इसको नहीं करना है। फिर उसी में और कुछ बताना, कंट्राडिक्शन अगर कुछ है तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। कोई कंट्राडिक्शन अगर है तो वो भी हमें उसी समय बताना है। और एक और बात आती है, लाभ कब बताएंगे, तो लाभ भी उसी समय बताना है, ये नहीं कि लाभ बाद में बताएंगे, लाभ भी उसी समय बताना है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी जब टीचर करा रहे हैं कि टीचर ने वर्बल इंट्रोडक्शन दिया, फिर खुद करके दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन, फिर किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए बताया, फिर उसके बाद उसके कुछ अगर कंट्राडिक्शन है तो वो बताया, नहीं तो सीधे एडवांटेज पर आए, इसके ये लाभ होते हैं ये लाभ होते हैं। उससे क्या होगा, लाभ पहले बताएंगे ना तो जिज्ञासा बढ़ती है, अच्छा ये लाभ होता है हमें भी करना चाहिए। फिर उसके बाद वैयक्तिक अभ्यास आएगा कि अब इंडिविजुअल अभ्यास कर रहे हैं, इंडिविजुअल अभ्यास में भी स्टेप्स हो सकते हैं, ये सब कर रहे हैं, फिर टीचर देख रहे हैं कि कमियों को दूर करा रहे हैं। फिर सामूहिक अभ्यास में भी होता है, सबको एक साथ करा रहे हैं, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप कराया, और फिर जो लोग गलत कर रहे हैं उनको नजर रखा, उनको सुधारा भी। और अगर दोबारा टीचर को करने की जरूरत है तो टीचर प्रैक्टिस करेंगे, फिर से डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और टीचर को डेमोन्स्ट्रेशन की अगर जरूरत नहीं है तो टीचर फिर दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ स्टेप्स कहीं कहीं ज्यादा कम हो सकता है। फिर उसके बाद सामूहिक अभ्यास होने के बाद शिथिलीकरण का अभ्यास यानी शवासन कराएंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा यानी प्रश्नोत्तरी का सेशन होगा। और इस पुस्तक में जो एक प्रैक्टिकल सेशन दिया हुआ है इस पुस्तक के मुताबिक, उसमें ओम चैंट को सबसे लास्ट में फिर रखा गया है, यानी ओम चैंटिंग रखा गया है लास्ट में, प्रश्नोत्तरी के बाद रखा गया, यानी शिथिलीकरण, शिथिलीकरण के बाद प्रश्नोत्तरी,
प्रश्नोत्तरी के बाद फिर प्रेयर करा करके कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई इसमें डाउट्स तो नहीं है तो पूछ लीजिए अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है इस तरह का। ठीक है, पीवाईक्यू सारे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं 4 यौगिक प्रैक्टिसेस का, जो मिलता जुलता माना जाता है, पेट से संबंधित। एक उद्यान बंद पेट से संबंधित है, अग्निसार भी पेट से संबंधित है, कपालभाति का अभ्यास करते हैं वो भी पेट से संबंधित है, नौली का अभ्यास करते हैं ये भी पेट से संबंधित है। तो इसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम लोग। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है इसमें कौन सा एक समानता है, क्या लाभ होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, किसमें कौन सा अभ्यास किया जाता है, 4 में से कौन सा 2 समान है, 2 में थोड़ा सा अंतर है तो क्या थोड़ा सा अंतर है। तो चारों अभ्यास तो अलग अलग है, नाम भी चारों का अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सभी में जो सक्रिय भूमिका होती है वो स्टमक की होती है। देखिए कोई भी अभ्यास करते हैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर अंग के लिए नहीं होता है, दूसरे अंग का भी इनडायरेक्ट मूवमेंट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है ये मायने रखता है। तो उद्यानबंद, अग्निसार, कपालभाति, नौली में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्टमक का होता है। एक तो कॉमन चीजें ये हो गया, अगर एग्जाम में आए तो ये कॉमन हो गया। अब इसमें जो कहा गया ध्यान दीजिएगा, सभी अभ्यासों को बैठ कर किया जाता है, यानी बैठ कर भी शब्द भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग नौली का अभ्यास, अग्निसार का अभ्यास खड़े होकर के भी करते हैं। यानी एक कॉमन चीज और है, यानी कि अग्निसार और नौली की क्रिया बैठकर भी किया जाता है। तो एक कॉमन यहाँ और निकल आया, सभी अभ्यास बैठ करके भी किया जाता है। अब कपालभाति को छोड़ दे तो बाकी जो अभ्यास हैं, उड़ान बंद, अग्निसार, नौली को खड़े होकर के सुविधानुसार कंधे को झुकाकर भी किया जाता है। इसमें एक और बात कही गई जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कपालभाति को खड़े होकर करने के लिए निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी तीनों जो है उड़ान बंद, अग्निसार और नौली, उड़ान बंद भी कहा गया, ये भी खड़े होकर कर सकते हैं, क्योंकि नौली कर रहे हैं, नौली के दौरान तो बंद तो ऐसे भी श्वास रोक देते हैं, लेकिन कहा गया हालांकि क्रिया ये बिल्कुल अलग है, तो नौली से ना जोड़ते हुए अलग ही रखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि उड़ान बंद भी खड़े होकर कर सकते हैं, उड़ान बंद भी खड़े होकर करना। तो ये चीज ध्यान रखें, एग्जाम में आ गया कहीं और हम लोग जनरली उड़ान बंद खड़े होकर नहीं करते हैं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले में भी वही बात लिखा हुआ है कि कपालभाति को छोड़ करके बाकी तीनों उड़ान बंद, अग्निसार और नौली खड़े होकर के भी किया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। अब दूसरी एक बात देखिए जो सब लोग जानते हैं, बस उसको दिमाग से थोड़ा सा कनेक्ट करना है। कपालभाति को छोड़ करके तीनों अभ्यास में बाह्य कुंभक लगता है। कपालभाति में अलग स्थिति होती करके देखिए अभी, या अभी थोड़ा सोचिए। उड़ान बंद जब करते हैं तो कहा गया बाह्य कुंभक में करेंगे, अग्निसार करते हैं तो श्वास बाहर निकाल करके बाह्य कुंभक में करते हैं, नौली करते हैं तो श्वास बाहर निकाल करके बाह्य कुंभक में नौली का अभ्यास किया जाता है। कपालभाति में ऐसा नहीं होता, इनहेलेशन एक्सहेलेशन चलता रहता है। कपालभाति में एक्सहेलेशन एक्टिव होता है, इनहेलेशन पैसिव होता है, लेकिन उसमें बाह्य कुंभक वाली बात नहीं होती है। तो ये तीनों में एक ये कॉमन ये भी है। पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती है, ये तो ठीक है। मांसपेशियों में क्रमाकुंचन गति होती है मांसपेशियों में, ठीक है। चारों अभ्यास में ये बात होती है, ये चारों अभ्यास में होती है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति वैसे इंग्लिश में पढ़ने में हुआ, इसको जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ते हैं तो वहां भी क्रमाकुंचन गति की बात आती है, यानी जो भोजन आपने किया वो आपके स्टमक में गया, वो आगे बढ़ता कैसे है पाचन के दौरान, तो वहां भी क्रमाकुंचन गति की चर्चा आती है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसार का अभ्यास किया जाता है बैठ के, खड़े होकर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। संजय जी कह रहे हैं तीसरा, दोनों अग्निसार दोनों। कपालभाति का अभ्यास किया जाता है सिर्फ बैठकर, सिर्फ खड़े होकर, बैठकर, खड़े होकर, दोनों। सिर्फ बैठकर कपालभाति सिर्फ बैठकर होगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन था, बहुत बड़े सब लोग क्वेश्चन उसमें भी दे रहे हैं मैसेज में। अब देखिए 2-2 करके कंपेयर करके सबका
कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे कि उद्यान बंद और अग्निसार है, दो को अभी लेते हैं। अग्निसार में पेट की मांसपेशियों में मूवमेंट होता रहता है और उद्यान बंद में मूवमेंट नहीं होता है, उसको रोक करके रखते हैं, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, शिथिल रखा जाता है। अब उद्यान बंद में पेट जो है तालाब की तरह बन जाता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अवतल दिखाई देता है, तालाब जैसा दिखाई देता है। और अग्निसार में पेट में दोनों स्थिति बनती है, जब बाहर करते हैं तो बाहर की तरफ आता है, अंदर करते हैं अंदर की तरफ आता है, अंदर बाहर, तो उत्तल अवतल दोनों। उत्तल अवतल दरअसल ये शब्द जनरली हम लोग जब लेंस पढ़ते हैं ना, कि चश्मे का लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है अवतल होता है, दूर का है या नजदीक का है, तो उसके सेंस में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। उद्यान बंद में नाभि के ऊपर और नीचे दोनों भाग सक्रिय होते हैं। उद्यान बंद कहते हैं नाभि के नीचे वाली भाग को भी बीच की तरफ खींचना, ऊपर वाली भाग को भी बीच की तरफ खींचना है। और अग्निसार में नाभि के ऊपर नीचे ना होकर के पूरा नाभि के पास का पूरा ही भाग सक्रिय होता है। ये अभ्यास भी हम लोग करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ विवाद वाली स्थिति नहीं बनेगी। अब उद्यान बंद और कपालभाति के बारे में कहा गया एग्जाम के लिए, लेकिन क्वेश्चन बनता है। उद्यान बंद बैठकर और खड़े होकर दोनों स्थिति में किया जाता, अभी हम लोगों ने देखा। जनरली हम जानते थे कि उद्यान बंद सिर्फ बैठकर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में साफ साफ कहा गया है उद्यान बंद बैठकर खड़े होकर दोनों स्थिति में किया जाता है। लेकिन कपालभाति के लिए साफ निर्देश दिया गया है, कपालभाति का अभ्यास सिर्फ बैठकर किया जाता है, खड़े होकर नहीं किया जाता है। इस पुस्तक के मुताबिक रखिए, कोई आपको खड़े होकर कराए तो ये वो जाने, उनकी विधि जाने, लाभ हानि वो बताएं। अब कहा गया है उद्यान बंद में उदर की पेशियां निष्क्रिय होती है, यानी सक्रिय नहीं होती, एक्टिव नहीं होती, इसलिए निष्क्रिय कहा गया। वक्ष सक्रिय होता है, इसको समझना चाहिए, समझने वाली बात। उसके बाद कहा गया यहाँ मिथ्या श्वसन होता है, फॉल्स ब्रीदिंग होती है, यानी वायु को अंदर जाए दिए बिना छाती को फुलाते हैं। ठीक है, इसको अभी देखेंगे। दूसरी तरफ कहा गया कपालभाति में छाती को कुछ उठाकर रखा जाता है और पेट की मांसपेशियां में एक्शन होता है, क्रिया होती है। कपालभाति में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंधा बिल्कुल सीधा रहता है तो छाती थोड़ा उठा रहता है, फिर स्टमक को अंदर झटका देते हैं हम लोग, तो ये तो समझ में आ गया, इसको समझने की जरूरत है। उधर की पेशियां निष्क्रिय होती, ठीक है, क्योंकि एक्शन में नहीं है तो उधर की पेशियां निष्क्रिय हो गई। लेकिन वक्ष सक्रिय होता है कैसे? जब हम उद्यान बंद लगाते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, स्वाभाविक तौर पर छाती बाहर आ जाती है। छाती बाहर आती है। जनरली छाती कब बाहर आती है? जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा लंग्स वाला हिस्सा जो है, चेस्ट वाला हिस्सा, वो फैलता है। लेकिन उद्यान बंद में तो हमने श्वास को बाहर निकाला, बाह्य कुंभक में कर रहे हैं, तो श्वास को बाहर निकाल दिया तो चेस्ट क्यों ओपन है? क्योंकि वो स्थिति अच्छे से बने, इसलिए चेस्ट ओपन होता है। पेट अंदर हम करते हैं, स्पाइन सीधी रहे हमारी, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि चेस्ट बाहर की तरफ है, हो जाता है वैसा, और उससे आभास होता है बाहर से देखने से कि चेस्ट में पूरा श्वास भरा हुआ है। उसी के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ, जो कि है नहीं, वैसी स्थिति है नहीं, सच्चाई नहीं है, उसी के लिए फॉल्स ब्रीदिंग कहा गया, यानी मिथ्या अभिश्वसन शब्द इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लगता है कि चेस्ट में, लंग्स में पूरा श्वास भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि चेस्ट ऐसे ओपन रहता है। फिर आते हैं, जबकि उद्यान बंद में स्थिति बनाने के बाद उसे कितने लंबे समय तक बनाए रखना है, इस बात से आपकी दक्षता का पता चलता है कि उद्यान बंद आपका सिद्ध है या नहीं है। कोई उद्यान बंद का अभ्यास कर रहे हैं, बाह्य कुंभक लगाया और 5 सेकंड में आ गए, तो आपकी दक्षता का पता नहीं चलेगा। कोई 2 मिनट तक रोक कर रखे हुए हैं, नहीं, बहुत अच्छा अभ्यास है इनका, तो आपकी दक्षता का पता कितनी देर तक, कितने लंबे समय तक आप उसमें होल्ड करते हैं, रुकते हैं, इस पर निर्भर करता है। कपालभाति के अभ्यास की दक्षता को पूरक रेचक की गति से तय किया जाता है और कितना लयबद्ध है आपका अभ्यास, इससे तय किया जाता है। कपालभाति शुरुआत में तो 1 मिनट में करते हैं, कि 1 सेकंड में एक बार करते हैं, 1 सेकंड में, बाद में उसकी गति बढ़ाते भी हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में क्या कहा गया है उस पर जाएंगे, वो बात अभी आने वाली है कि 1 मिनट में कितनी देर तक करना चाहिए। उद्यान बंद और नौली का आप कंपैरिजन देख लेते हैं, इसमें एक एक ही है। उद्यान बंद के अभ्यास को नौली के
तैयारी प्री प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। नौली करना है तो आपको उड़ान बंद का अभ्यास अच्छा रहेगा तो नौली में आसानी होगी नौली को करने में, यानी नौली के लिए उड़ान बंद जरूरी है। यानी कह सकते हैं कि प्रियर वाला अभ्यास है ये। नौली में आंतरिक गुहाओं में अधिक प्रेशर बनता है। आंतरिक गुहा का मतलब पेट की गुहा मतलब क्या, कैविटी। जो इंटरनल कैविटी है आपके स्टमक का, उसमें अतिरिक्त दबाव, उसमें अधिक दबाव, अधिक प्रेशर बनता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पर। ये क्लियर है। फिर आते हैं अग्निसार और कपालभाति में, अब यहाँ पर चर्चा आएगी। दोनों में क्रिया हो रही है। अग्निसार में भी पेट की मांसपेशियों में गति हो रही है, कपालभाति में भी आपका जो स्टमक मसल्स है उसमें क्रिया हो रही है। अग्निसार में इसकी गति कम होती है, यहाँ ये कहा गया, इस पुस्तक में कहा अग्निसार में इसकी गति कम होती है, कपालभाति में गति ज्यादा होती है। यहाँ ये कहा गया प्रति मिनट 120 भी रखा जाता है, भी शब्द नहीं आया लेकिन प्रति मिनट 120 कहा गया, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार। तो ये लयबद्ध, ये मुझे लगता है कि उनके लिए है जिनका अभ्यास बहुत अच्छा हो गया हुआ है, वो कर लेंगे 1 सेकंड में 2 बार। बाकी लोगों के लिए तो शुरुआत में कराया जाता है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, इत्मीनान से करें। अब अभ्यास अच्छा हो गया तो 1 सेकंड में 2 भी करेंगे तो 60 मिनट में 120 का आगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया, इसीलिए इसको रेड कलर में हमने मार्क कर दिया हुआ। कौन से पुस्तक के मुताबिक, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक, या आप कह सकते हैं कैवल्य धाम की पुस्तक के मुताबिक। कैवल्य धाम की ये पुस्तक है। अब असमानता देखते हैं। अग्निसार में पेट की पेशियों को पूरी तरह श्वास बाहर निकालने के बाद क्रिया कराया जाता है, पेट अंदर बाहर होता है यानी बाह्य कुंभक में। कपालभाति में श्वास को बाहर निकालते तो हैं लेकिन पूरक भी होता है, यानी पूरक रेचक साथ साथ चल रहा होता है। पूरक इनडायरेक्ट वे में होता है, उसका एहसास सामने वाले को जनरली पता नहीं लगाया जा सकता है आवाज से, लेकिन एक्सेल हो रहा है इसका पता लग जाता है साउंड से। तो इसीलिए कहा जाता है एक्सेलेशन एक्टिव होता है, इनहेलेशन पैसिव होता है, यानी हो तो रहा है लेकिन पता नहीं चलता है देख करके। अग्निसार में कहा गया है जो पेल्विक रीजन है आपका उस पर असर पड़ता है, अग्निसार वाले पेल्विक फ्लोर पर, सोनी प्रदेश पर भी पड़ता है। और कपालभाति में वक्ष स्थल पर भी प्रभाव पड़ता है, स्टमक पर तो पड़ ही रहा है, आपके आप जो हृदय वाला क्षेत्र है, लंग्स है, पूरा जो आपका चेस्ट मसल्स है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वक्ष स्थल पर भी कहा गया प्रभाव पड़ता है। अब यौगिक अभ्यासों की कुछ प्रमुख बातों को भी देख लेते हैं, जैसे शीर्षासन को ले लीजिए। अब ये अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया, वो जो हमने 4 अभ्यास को देखा वो कंप्लीट हुआ। शीर्षासन को लेकर के क्या कहा गया है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। इसे किसी प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। जब भी किसी कॉलेज में वहां आप करते हैं तो आपको शीर्षासन कोई भी हार्ड अभ्यास किया है उसके बाद नहीं कराया जाता। उसके लिए तर्क ये दिया जाता है कॉलेजेस में कि नहीं ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज है तो मत करो और ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर आएगा, नहीं करना चाहिए, उससे ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, ब्रेन की नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह से कहा जाता है। तो इसीलिए कॉलेजेस में ये निर्देश दिया जाता है कि अगर शीर्षासन करना है तो शुरुआत में कर लें, अभ्यास जो करना प्रैक्टिकल उसके शुरुआत में ही कर लें शीर्षासन, या शीर्षासन को सबसे लास्ट में करें। सबसे लास्ट में भी थोड़ा सा शिथिलीकरण का अभ्यास करने के बाद जब रिलैक्स हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तब करना है। यहाँ कहा गया किसी प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, यानी किसी ऐसे अभ्यास से जिसमें गति हुई हो और शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया हो तो नहीं करना है। ऊपर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ऊपर हम लोग पांव फेंकते हैं तो जनरली ऐसा लोग कर देते हैं, पैरों को झटके के साथ ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। अभी आजकल जब योगा सिखाने जाते हैं ना तो क्या करते हैं, कहते हैं आप हाथ का पोजीशन बनाओ और आ जाओ झटके से, और फिर योग शिक्षक उसके पाँव को पकड़ लेते हैं। ये मैंने देखा हुआ कई जगहों, पार्कों में भी कई लोग स्टाइल में कराते हैं। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं वो जल्दीबाजी नहीं होती है, वो कहते हैं पहले तो आप गर्दन की मांसपेशियों को ही मजबूत करना, तो पहले तो आप आकर के जैसे कि वज्रासन में बैठे, हाथ को नीचे लगाया, सिर को नीचे लगाया, तो घुटना सिर्फ उठाएंगे, फिर पाँव से चलते हुए आगे आएंगे। कुछ दिन यही अभ्यास कराता ताकि गर्दन की मसल्स भी मजबूत हो
और बॉडी का बैलेंस भी बनने लगता है। फिर कहते हैं एक पाँव के घुटने को मोड़े, फिर दूसरे पाँव को घुटने को मोड़े, तो उसमें भी कुछ दिन लग जाता है। फिर दोनों घुटने को मोड़ करके रखा जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाए जाता है रोज। तो वो ऐसा अभ्यास होता है कि बिना गिरे भी उसमें आप दक्ष बन जाते हैं शीर्षासन में। यहाँ पर उसी के लिए एक लाइन में कहा गया, पैरों को झटके के साथ ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तभी जाना चाहिए जब एक अवस्था में प्रवीणता आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जाना है, जो अभी हमने बात कही उसी की चर्चा हो रही है। और ये बात आपको बिहार स्कूल की जो एक किताब है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की किताब, बहुत अच्छी किताब है, उसमें शीर्षासन करने के स्टेप्स बताए गए। कुछ दिन ये अभ्यास करें, कुछ दिन अगला स्टेप्स करें, उसमें आपको लगे कि हो गया हमारा अच्छा, फिर अगले स्टेप्स में जाए, आपका शीर्षासन बिना गिरे हुए कंप्लीट हो जाएगा। किनको अभ्यास नहीं करना चाहिए शीर्षासन का? देखिए, जिनके कान में कोई पीड़ा हो तो नहीं करना, क्योंकि कान पे प्रेशर बढ़ेगा। बहरेपन की समस्याओं नहीं करना चाहिए। आंख में जो ब्लड पाइप होता है, केशिकाएं जिसको कहते हैं, कशेरुकार भी कह सकते हैं, ब्लड पाइप जो होता है आंखों में पतली पतली जो रेखाएं होती है, वो अगर कमजोर है तो नहीं करना चाहिए। आंखों में जिनको प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और वो जो पाइप है आपका, नसें हैं वो कमजोर हैं, तो आपको फिर अलर्ट हो जाना है कि हमें शीर्षासन नहीं करना है। कोई हाई बीपी का पेशेंट है, उनको भी, हाई ब्लड प्रेशर वाले को नहीं करना है। हार्ट से संबंधित समस्या में भी शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना। हाई बीपी के अलावा भी हार्ट से संबंधित और कई समस्याएं होती हैं, तो उसमें भी शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है। फिर कहा गया है प्रगमन का सिद्धांत। प्रगमन का सिद्धांत क्या होता है? हम लोगों ने देखा था, सरल से कठिन अभ्यास की तरफ जाएंगे, इजी टू हार्ड में जाया जाता है। यानी सीखना है तो प्रगमन का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। प्रगमन का सिद्धांत है कि कोई बच्चा अचानक से वेद पढ़ना नहीं सीखता है, पहले क ख ग घ सीखेगा, फिर उसके बाद शब्द बनाना सीखेगा, फिर शब्द से वाक्य बनाना सीखेगा, फिर वाक्य से आगे वो लिखना सीखेगा। उसी तरीके से पढ़ने की भी क्रिया होती है। तो वो हुआ सरल से कठिन की ओर जाना। तो अब आसन में कैसे होंगे कि अगर शीर्षासन आपको करना है, पहले अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, फिर हलासन का अभ्यास करेंगे, मांसपेशियां भी आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर विपरीत करने का अभ्यास करेंगे, फिर सर्वांग आसन का अभ्यास करना। इतना अभ्यास हो जाए तो शीर्षासन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये सब अभ्यास करने के बाद ही शीर्षासन पर जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सर्वांग आसन, अब सर्वांग आसन के लिए थोड़ा सा आते हैं कि इनके लिए कौन सा प्रगमन का सिद्धांत एग्जाम में आ सकता है। कोई एक आसन दिया जा सकता है कि इनके लिए प्रगमन का सिद्धांत के अंतर्गत पहले कौन से आसन कराए जाएंगे। तो सर्वांग आसन प्रगमन के सिद्धांत में सर्वांग आसन के लिए कराया जाए, सर्वांग आसन लास्ट में आएगा। उससे पहले उसकी तैयारी के तौर पर जो आसन आएगा वो सरल आसन होगा, उसके अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू जो फाइनल आपके आसन है, तो उसको पहले लिखेंगे। जैसे सर्वांग आसन है तो पहले अर्ध हलासन, फिर विपरीत करनी, फिर सर्वांग आसन की चर्चा आएगी। विपरीत करने में जिसमें कि हल के जैसा बना रहता है, छोटा आधा ऊपर उठा करके रखते हैं शरीर का, हाथ का सपोर्ट लेकर के। अर्ध हलासन जिसको 90 डिग्री कहते हैं, पाँव को उठाना, वो अर्ध हलासन की स्थिति उसको कहते हैं। अर्ध हलासन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो विपरीत करने की स्थिति बन जाती है, फिर आपका हो जाता है सर्वांगासन। तो यह प्रगमन के सिद्धांत को भी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पढ़ना, जो हम लोग सब जानते हैं, यूनिट 9 में है, भगवत गीता से सवाल जो पूछा जाता है, जो अधिगम का तरीका जिसमें कहा गया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 4:34 चौथे अध्याय का 34वां, वो भी यूनिट 9 में दिया गया, लिखा हुआ है भगवत गीता में। चौथे का 34वां जो श्लोक है उसको याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। क्या कहा गया? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनः। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा तत्वदर्शी महापुरुषों के पास, और जाने के बाद उनको तो साष्टांग दंडवत नमन करना पड़ेगा, यानी प्रणिपातेन। फिर उनसे अपने जो जिज्ञासा है सरलता पूर्वक, परिप्रश्न का मतलब कहा गया है सरलता पूर्वक जिज्ञासा के साथ प्रश्न पूछना है और उनकी सेवा करनी है। उनसे कुछ लेने जा रहे हैं तो उनकी सेवा भी करनी है,
जब ये गुण आपके अंदर होंगे तभी आपको तत्वदर्शी ज्ञानी जो भी हैं वो आपको उपदेश करेंगे, चाहे वो गुरु कोई भी हो, उनके पास ये जाकर के तरीके को अपनाना है। अब ये जून 24, जून 23, जून 25 में भी ना पूछ रहे, सीक्वेंस 2 बार तो ऐसा बन गया होगा। प्रणिपात सेवा तथा परिप्रश्न की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भगवद गीता 4:34, 3:32, 4:22, 4:34, ये 6:34 है। हम लोगों ने इसको पूरा याद कर लिया होगा, 4:34 है, इसीलिए इसको आप मैसेज में नहीं भी भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन देखिए, जून 23 में क्या पूछा गया? भगवद गीता के अनुसार अधिगम की विधियों में से निम्नलिखित शामिल होते हैं। अधिगम की विधियों में शिक्षण का छिद्रान्वेषण, सतत प्रश्नशील रहना, निरंतर तर्क करना, श्रद्धा का प्रदर्शन, गुरु के प्रति सेवाशील रहना। 3 होगा। अब देखिए, ले लीजिए, गुरु के प्रति सेवाशील है ही, श्रद्धा का प्रदर्शन तो है ही, डी और ई देख लीजिए, डी और ई तो बहुत सारे हैं, 2 में है। सतत प्रश्नशील होगा, ये पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव वाले को छाट दीजिए। निरंतर तर्क वितर्क गलत है, निरंतर तर्क नहीं होगा, तो बी, डी और ई होगा, दूसरा वाला ऑप्शन होगा। शिक्षण का छिद्रान्वेषण, ये भी नहीं है। तो अब यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 9। कुछ और चीजें जो करना चाहें तो उनको मैं कुछ बुक से तस्वीर वगैरह भेज दूंगा कि और क्या चीजें बताई गई प्रगमन के सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि इसी बुक से ही पढ़ना नाम दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें भेजना तो इसका पड़ेगा, मैं भेज दूंगा। अब हम लोग जो इस बार जून 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जून 25 में सवाल पूछा गया, इसका देख लेते हैं। लिखित पाठ योजना के लाभ इस प्रकार हैं। अब लिखित पाठ योजना के लाभ पूछा जा रहा है। इसमें अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है। इसे उपयोग के कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। गुण है, सॉरी लाभ है। इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। भविष्य की योजनाओं के लिए एक सहायता होती है। यह स्पष्ट और विस्तृत है। अब इसमें गुण कौन सा है वो छांट दीजिए तो आपको मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। स्पष्ट और विस्तृत है, ये गुण है उसका, ठीक है, ये गुण है। कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए, ये भी गुण है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लाभ में तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ समय पूर्व बनाया, इससे क्या लाभ? ये तो लाभ के अंतर्गत नहीं है। बाकी जो बच गया वो लाभ है। कल जो बात हुई थी उसको ध्यान कीजिए। तो ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए सी डी। किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, फिर हम लोग व्याख्या में जाते हैं। डाउट तो नहीं किन्हीं को? यानी बी वाला नहीं होगा। बी वाले को गुण के अंतर्गत बताया गया है और ई वाले को भी गुण के अंतर्गत बताया गया है। यानी कल जो बात हुई थी बिल्डिंग बनाने के अंदर किन बातों का ख्याल रखना है और जब बिल्डिंग बन गया तो उससे क्या फायदे होंगे, ये बात वाली। जैसे देखिए, अब यहाँ पर हमने दोनों लिया हुआ, एक तरफ लाभ है, दूसरी तरफ आवश्यक तत्व या गुण है, एसेंशियल्स जो है। तो अभी लाभ पूछा गया तो ये गुण वाला दिया हुआ, इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाए जाना चाहिए। पाठ योजना स्पष्ट विस्तृत होना चाहिए, ये तो दोनों गुण में आ गया। उसके अलावा जो बाकी चीजें 3 थी वो इधर एडवांटेज से लिया गया। तो आगे इसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, बहुत चर्चा पहले हो चुकी है इसको। अगला क्वेश्चन ये हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जून 2025 का क्वेश्चन है। पाठ योजना के अनुसार क्रमबद्ध करें। मौखिक बिंदु, मौखिक प्रस्तुतिकरण, लाभ, प्रदर्शन और प्रश्न उत्तर। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता ताकि आ जाए सारा। देखते हैं इसमें कहाँ दिक्कत तो नहीं आती है। लेसन प्लान के अनुसार क्रमबद्ध करना है। मौखिक प्रस्तुतिकरण, प्रमुख बिंदु, मौखिक प्रस्तुतिकरण, लाभ, प्रदर्शन, प्रश्न उत्तर। ए से निकल जाएगा, फोर्थ से निकल जाएगा सर। ए फोर्थ होगा क्योंकि स्टार्टिंग में ए आएगा।
अच्छा ठीक है, अंजलि जी आप बताइए। सर ए स्टार्टिंग में आएगा इसलिए आंसर 4 होगा। अच्छा ए बी डी। इसलिए 4 होगा। ठीक है, और कोई? वंदना जी कुछ कह रहे थे। जी सर, प्रमुख बिंदु पहले या मौखिक पहले प्रमुख बिंदु बताएंगे, उसके बाद से मौखिक उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे, नहीं फिर लाभ बताएंगे, सॉरी लाभ बताएंगे, प्रदर्शन, फिर प्रश्न उत्तर होगा। पक्का यही होगा? कुछ ये सी डी में वो हो रहा है। प्रमुख वो कैसे बताएंगे? मौन रह के, आंख बंद करके? नहीं, प्रमुख बिंदु नहीं होगा। यानी मौखिक सबसे पहले बी, सबसे पहले बी होगा, मौखिक प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण ही होगा पहले। जी फिर जी। क्या होगा? बी ए मौखिक ए हो प्रदर्शन, फिर प्रदर्शन के बाद बी होगा। लाभ, बी फिर उसके बाद प्रश्न। प्रदर्शन। नहीं, देखिए पहले मौखिक प्रस्तुतिकरण करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा के था, बाद इसको लाभ फिर से होगा। देख लेते हैं। यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण पहले कहा गया है, फिर कहा गया है कि उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद कहा गया है कि प्रमुख बिंदु को बताएंगे, फिर उसके बाद कहा गया है लाभ को बताएंगे और प्रश्न उत्तर लास्ट में होगा, ई वाला ऐसे बताया गया। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी यही था, ही हो जाता है ऐसा, कंफ्यूजिंग वाला है ना। फिर से देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है। देखिए पहले क्या गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, प्रेयर करा दिया, प्रीवियस प्रैक्टिस करा दिया, प्रीवियस प्रैक्टिस की चर्चा हो गई। अब आज की एक्टिविटी की चर्चा होगी, जिसमें वर्बल इंट्रो होगा, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा, फिर जो मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा होगी, फिर कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं उसकी चर्चा होगी, फिर जो लाभ है एडवांटेज उसकी चर्चा होगी, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, फिर ग्रुप प्रैक्टिस है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन है, फिर जाकर के ओम करके कंप्लीट करना। ये आपको दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर बुक का जो योगाभ्यास का अध्यापन विधि पुस्तक है उसका हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो स्टेज और मेथड में देखिए, स्टेज क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड प्रेयर, फिर दिया हुआ प्रीवियस प्रैक्टिस की चर्चा आई हुई है, फिर उसके बाद दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी में लिखा हुआ वर्बल इंट्रोडक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन, यानी वर्बल इंट्रोडक्शन के बाद सीधे डेमोन्स्ट्रेशन की बात आई हुई है, और वर्बल के बाद डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद आया हुआ है मुख्य बिंदुओं को देखना है कि एम्फसाइज ऑन साइलेंट जो है ये उसके जो छिपे हुए मुख्य बिंदु हैं उसकी चर्चा हो रही है, फिर कहा गया कॉन्ट्राडिक्शन, फिर एडवांटेज बताया गया, ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फिर कहा गया है ग्रुप प्रैक्टिस, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, और फिर लास्ट में कहा गया है कि आप सम अप कर दीजिए एंड ऑफ द सेशन, ओम के साथ में सेशन को एंड कर दीजिए। क्योंकि इस पुस्तक से है तो हमने जानबूझ करके इसके फोटो को ही लगा दिया कि कितना जो है समझाते रहेंगे, जो लिखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पर आते हैं और फिर से इसको देखिए उसके हिसाब से। अब बताइए कौन सा हो गया? क्रमबद्ध जब करेंगे तो मौखिक प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद प्रदर्शन हो गया, प्रदर्शन के बाद मुख्य बिंदु, फिर लाभ आएगा, फिर प्रश्न। अब हैंड रेज करके एक बार बता दीजिए जिनको भी कंफ्यूजन हो रही, जो हम लोगों ने किताब के हिसाब से अभी पढ़ा, तो बता दीजिए। पूजा जी बताइए। जी, पहले मौखिक प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर प्रदर्शन आएगा, फिर प्रमुख बिंदु, फोर्थ लाभ और फिफ्थ प्रश्न उत्तर। ठीक है, क्लियर है? अंजलि जी, अंजलि। यस सर, क्लियर है। मौखिक प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, फिर मुख्य बिंदु, लाभ, फिर प्रश्न उत्तर। क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना कि इसमें थोड़ा सा 19-20 हुआ तो 2 नंबर गए। अब एग्जैक्ट टू द पॉइंट हमने बुक का निकाला और वहां से देख करके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया 2025 का। खाते हो लेकिन हाँ पायल जी बता। आपकी आवाज ऑप्शन ही ऐसे डाल दे करें। हाँ सही है, आवाज आ रही है सर? अच्छी पाठ योजना का गुण नहीं है, गुण की बात आई है वो भी नहीं है। सभी योग अभ्यासों हेतु सामान्य पाठ योजना
विस्तृत पाठ योजना, आवश्यक सामग्री की पुष्टि करने वाली पाठ योजना, साधकों को भिन्नता को समाहित करने वाली पाठ योजना। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये उसके गुण में एसेंशियल में बताए गए हैं कि विस्तृत पाठ योजना होनी चाहिए, जो आवश्यक सामग्री है वो कौन सी आपको चाहिए पर्टिकुलर, उस पाठ योजना में आप डालेंगे। फिर कहा गया वैयक्तिक भिन्नता का जो ध्यान रखना है, चौथा वो भी कहा गया है। लेकिन पहला वाला जो है सभी योग अभ्यासों हेतु सामान्य पाठ्य योजना, ये अलग है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और बताइए, वंदना जी ने कहा नहीं है डाउट, और किसी नो को कोई सर। डाउट? ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी अच्छे से। प्रश्न के प्रकार में उनके उदाहरण को सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कहा गया, पहले इधर प्रश्न के प्रकार दे दिया, प्रस्तावना प्रश्न, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, बोध कराने वाले प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न। तो इसमें आपको लगता है एक से निकल जाएगा, इसमें चुनना, क्योंकि कई बार लगता है ना ये भी तो प्रस्तावना में आ सकता है, बोध में भी आ सकता है, कई बार ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वही होगा। जैसे तुलनात्मक प्रश्न है, आसन और प्राणायाम में भिन्नता क्या है, ये हो डी का गया, 1 जी। उससे तो ये सटीक बैठता है। बाकी देखते हैं और उन्होंने क्या कहा है। प्रस्तावना प्रश्न कहा है, स्वास्थ्यता क्यों जरूरी है, यानी हेल्दीनेस होना क्यों जरूरी है, क्यों हेल्दीनेस होना चाहिए, ये प्रस्तावना प्रश्न ठीक है, बनता है। विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, विचार करने पर मजबूर करता है, स्नायु व्यवस्था और आसन का क्या संबंध है, तो ये आपको हो गए विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। अच्छा, क्या संबंध होगा इसका, किसी को पूछ दे ज्वाइंट से आपके आसन का क्या संबंध है, तो ये आपको विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न हो गए। बोध कराने वाले प्रश्न, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है, इससे बोध होगा, यानी कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। और तुलनात्मक प्रश्न में आसन और प्राणायाम में भिन्नता, ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ऑप्शन इसका सही था, और मेरे ख्याल से और क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यही था। हाँ, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग होगा तो आज रात में ही कर लेंगे, अगर समय मिलता है तो। अगर अच्छे से इसकी व्याख्या में तैयार कर पाया तब तो आज रात ही कर लेंगे, नहीं तो कल इसको कंप्लीट ये हो जाएगा।